नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 जियोग्राफी पर बात करेंगे। जियोग्राफी में स्पेशली आज हम लोग इस अध्याय में इस वीडियो में तीन अध्याय को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का क्षेत्रफल है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,90,342 किलोमीटर। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर कितना दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील तक। प्रश्न संख्या 3, इसमें पूछा जा रहा है कि हमारे देश के दक्षिण सीमा बंगाल की खाड़ी में कितने डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक लगी है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में। ठीक है। यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 4 पर, तो प्रश्न संख्या 4 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी कितनी है। तो ठीक है, उत्तर से दक्षिण की यदि वास्तविक दूरी का यदि बात किया जाए तो वो है 3,214 किलोमीटर। ठीक है। प्रश्न संख्या 5, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है। तो भारत की यदि पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी देखें तो वह है 2,933 किलोमीटर। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, इसमें पूछा जा रहा है भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। तो किसको चुना गया है? तो भारत का मानक यामोत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को चुना गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 7, इसमें पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है। तो इसको जो है 6 समय कटिबंधों में बांटा गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 8, इसमें पूछा जा रहा है भारत के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों में लगभग कितना समय का अंतर है। तो ये समय जो है कुल मिलाकर के 2 घंटे का अंतर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि ग्लोब में 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है। तो ग्लोब में 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो है आप लोगों का 111 किलोमीटर। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। प्रश्न संख्या 11, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सा देशांतरीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 68 डिग्री 7 मिनट दक्षिण पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट दक्षिणी पूर्व तक। ठीक है, या दक्षिण पूर्व तक। आगे बात कर प्रश्न संख्या 12, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से देश क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रूस, कनाडा, चीन और ब्राजील। प्रश्न संख्या 13, इसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि इनमें से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। नाथुला दर्रा स्थित है यहाँ पर सिक्किम में। ठीक है। प्रश्न संख्या 14, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का यदि क्षेत्रफल बात करें तो वह है 2.4%। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान विश्व में कितना है। तो क्षेत्रफल के अनुसार यदि बात करें तो भारत में जो है पूरे विश्व का लगभग 7वां स्थान है। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किस देश के साथ सीमा रेखा सबसे छोटी है। तो किस देश के साथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो यहाँ पर कौन सा देश जो है भारत से बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है इनमें से क्या भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। तो क्या जो है एक दूसरे को अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, ये दोनों हो जाएगा, इसीलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 में पूछा जा रहा है कि भारत के संपूर्ण सीमा द्वीप समूहों सहित का विस्तार है। तो कितना विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 7,517 किलोमीटर। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा सीप किला और हिमाचल प्रदेश। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि बात करें 21, इसमें पूछा जा रहा है कि ग्लोब में भारत की अक्षांशीय स्थिति है। तो कितनी अक्षांशीय स्थिति है? तो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। प्रश्न संख्या 22, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के यदि सीमा को बात करें तो इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यदि प्रश्न संख्या 23 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत और चीन के बीच की सीमा का यदि बात करें तो इसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है इनमें से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, इसका आंसर आप लोग खुद दोगे। ठीक है, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, आप लोग इसका आंसर दोगे। प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो है इसके हिसाब से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की सीमाएं किस देश को स्पर्श नहीं करती है। तो भारत की सीमाएं जो है जिसका नाम है किर्गिस्तान, ये टच नहीं करती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 में पूछा जा रहा है किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 में पूछा जाए सिंधु को इंडस कौन लोग कहते थे। तो सिंधु को जो है इंडस कहते थे यूनानी एवं रोमवासी। प्रश्न संख्या 29 में पूछा जा रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा देश जो है भारत से बड़ा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 में पूछा जा रहा है कि भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है। तो भारत की यदि समुद्री सीमा का बात करें तो यह है 7,517 किलोमीटर। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 में पूछा जा रहा है कि भारत के जिस राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती है वो है, तो वो क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का हरियाणा। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 32 इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल किसका कम है, तो ये है तेलंगाना का। ठीक है, आगे यदि बात करें 33 नंबर पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो किस देश का जो सीमा किस राज्य का सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती है, इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर का। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 में पूछा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 इसमें पूछा जा रहा है कि पाक जलडमरू जिस देशों के मध्य स्थित है और वो है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 36 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 36 में पूछा जा रहा है जैसलमेर तथा अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का अंतर है। तो जैसलमेर और अरुणाचल प्रदेश का यदि बात करें तो सूर्योदय में जो है वो कुल मिलाकर के 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 में पूछा जा रहा है कि भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई कितनी है। तो यदि अधिकतम लंबाई का यदि बात किया जाए तो वो हो जाएगा 3,214 किलोमीटर। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 में पूछा जा रहा है कि एक समुद्री मील में होते हैं लगभग, तो एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होती है। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो वो होता है 1.8 किलोमीटर। ठीक है, यदि प्रश्न संख्या 39 पर बात करें तो इसमें पूछा जाए निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 में पूछा जा रहा है कि भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र समुद्र से आगे की ओर कितना फैला हुआ है। तो कितना फैला हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील तक। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 में पूछा जा रहा है कि तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है। तो भारत का यदि बात किया जाए तो ये 29वां राज्य है। ठीक है, प्रश्न संख्या 42 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का नागालैंड। ठीक है, प्रश्न संख्या 43 में पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा के। ठीक है, प्रश्न संख्या 44 में पूछा जा रहा है कि पाक जलडमरू किन के बीच स्थित है। तो पाक जलडमरू जो है वो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 45 में पूछा जा रहा है कि कौन सा देश भारत के राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे यदि हम लोग नेक्स्ट अध्याय पर आए तो अगला अध्याय का हम लोगों का प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है। ठीक है, तो माना जाता है कि 460 करोड़ वर्ष है। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 2 पर, तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत के किस दिशा में कार्बी एंगलोंग व मेघालय के पठार स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय एवं कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से कौन सा भ्रंश अलग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मालदा भ्रंश। ठीक है,
प्रश्न संख्या 4 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत वास्तव में किस प्लेट का हिस्सा है। तो प्रायद्वीपीय भारत का यदि बात किया जाए तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रायद्वीपीय भाग की प्रमुख अपशिष्ट पहाड़ियों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का हिमालय। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 जिसमें पूछा जा रहा है कि हिमालय निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो यदि हिमालय का यदि बात किया जाए तो बलित एवं नवीन पर्वतमाला का उदाहरण है। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 इसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि वर्तमान में जहाँ हिमालय पर्वत स्थित है पूर्व में यहाँ किसकी उपस्थिति थी। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तेथिस सागर का। प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 9 पर, तो प्रश्न संख्या 9 हम लोगों से पूछा जाए तेथिस सागर के उत्तर में किस लैंड का विस्तार था। तो उस टाइम यदि बात किया जाए तो उस टाइम अंगारा लैंड का विस्तार था। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि युवावस्था में तीव्रगामी नदियाँ प्रवाहित होती है तथा निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करती है। तो किसका निर्माण नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों के अधिकांश भाग में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तो किस प्रकार की चट्टानें पूछा जा रहा है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तलछट्टी अथवा परतदार चट्टान नहीं पाई जाती है। ठीक है, सॉरी पाई जाती है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 12 पर, तो प्रश्न संख्या 12 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सतपुड़ा किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो सतपुड़ा जो है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है कि फूलों की घाटी किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। तो फूलों की घाटी का यदि बात किया जाए तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है कि द्वार स्थलाकृति कहाँ पाई जाती है। तो यदि हम लोग द्वार स्थलाकृति का बात करें तो यह दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में स्थित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वत का यदि बात किया जाए तो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि लोकताल झील किस राज्य में स्थित है। तो लोकताल झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो नीलगिरी पहाड़ियों का यदि बात किया जाए तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो है डोडा बेटा। प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है कि पूर्वी घाट पहाड़ और पश्चिमी घाट पहाड़ आपस में कहाँ मिलते हैं। तो ये पहाड़ जो है नीलगिरी पहाड़ियों में मिलती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 जिसमें पूछा जा रहा है कि दक्कन पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो दक्कन पठार का यदि निर्माण का बात किया जाए तो ये प्राचीन ग्रेनाइट एवं नाइस से हुआ है। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 में पूछा जा रहा है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र का यदि पश्चिमी भाग का बात करें तो इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। तो सबसे प्राचीनतम श्रेणी है अरावली। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 में पूछा जा रहा है कि भारत में स्थित हिमालय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 गार्डविन ऑस्टिन है। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 में पूछा जा रहा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी ये सभी को पता है, इसीलिए इसका आंसर आप लोग दोगे। ठीक है ना। यदि बात करें प्रश्न संख्या 24 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करती है। तो इसको जो है 10 डिग्री चैनल अलग करती है। ठीक है। यदि बात करें प्रश्न संख्या 25 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि द्वार स्थलाकृतियों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो द्वार स्थलाकृतियों का उपयोग जो है चाय के बागानों के लिए किया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 26 इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अनायमुड़ी। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 में पूछा जा रहा है कि भारत में परिवार द्वीपों का समूह कौन सा है। तो परिवार द्वीपों का समूह यदि पूछा जाए तो ये मालदीव है। ठीक है। यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 28 पर, इसमें पूछा जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यदि सबसे ऊंची चोटी का बात किया जाए तो यह है आप लोगों का सैंडल चोटी। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 29 पर, तो इसमें पूछा जाए भारत का एकमात्र जीवांत सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो ये जो जीवांत सक्रिय ज्वालामुखी है वो ब्यारन द्वीप में स्थित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की ओर गिरती है। तो कौन सी नदी अरब सागर की ओर गिरती है यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का नर्मदा नदी। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके हिसाब से आप लोगों का आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 32 पर आए तो प्रश्न संख्या 32 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अरावली पर्वत किस प्रकार की पर्वतमाला का उदाहरण है? तो अरावली पर्वत जो है वो हो जाएगा अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 में पूछा जा रहा है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का जल भाग क्या कहलाता है? तो ये जल भाग जो है वो तेथिस सागर कहलाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 34-35 में पूछा जाए श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर का यदि बात किया जाए तो ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 35 में पूछा जाए लक्षद्वीप समूह की सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है? तो लक्षद्वीप समूह का यदि सबसे बड़ी द्वीप का यदि बात किया जाए तो इसका नाम है मिनिकाई। ठीक है। प्रश्न संख्या 36 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भूवैज्ञानिक ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का अरावली पर्वतमाला। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 में पूछा जा रहा है हम लोगों को कि हिमालय पर्वतमाला के पाद्र प्रदेश में कौन सा भाग स्थित है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का शिवालिक हिमालय। ठीक है। प्रश्न संख्या 38 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो कौन सा पर्वत चोटी जो है भारत में स्थित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से क्रम की चट्टान चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कुडप्पा क्रम। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 जिसमें पूछा जा रहा है भारत में निम्नलिखित किस प्रकार के सेल में लौह अयस्क का निक्षेप पाया जाता है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का धारवाड़ का। प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 41 में तो इसमें पूछा जा रहा है कि रांची एवं हजारीबाग जिले किस पठार के अंतर्गत आते हैं? तो रांची और हजारीबाग का यदि बात किया जाए तो ये छोटा नागपुर का पठार पर स्थित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 42 इसमें पूछा जा रहा है नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रे का क्या नाम है, या तो फिर नाम बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा पालघाट। प्रश्न संख्या 43 में पूछा जा रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व उस क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या स्थित था? यदि बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा तेथिस सागर। ठीक है। प्रश्न संख्या 44 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज संयुक्त चट्टानी किस तंत्र की है? तो इसका यदि आंसर पर बात किया जाए तो यह धारवाड़ तंत्र की है। ठीक है। प्रश्न संख्या 45 जिसमें पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीन है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके हिसाब से हिमालय जो है वो नवीन पर्वत है। ठीक है। प्रश्न संख्या 46 जिसमें पूछा जाए पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर जो है महेंद्रगिरी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 47 में पूछा जा रहा है नंदा देवी चोटी स्थित है? तो नंदा देवी चोटी जो है कहाँ पर स्थित है? कुमायूं हिमालय में स्थित है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 48 पर बात करें तो इसमें पूछा जाए सतलज में काली नदी तक हिमालय का कौन सा भाग विस्तृत फैला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कुमायूं हिमालय। ठीक है। प्रश्न संख्या 49 इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो किसका हिस्सा है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का हिमालय का हिस्सा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 50 में पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में स्थित तटीय भाग क्या कहलाता है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित तटीय भाग जो है वो कहलाता है कोरोमंडल तट। प्रश्न संख्या 51 में पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भाबर। ठीक है। प्रश्न संख्या 52 में पूछा जा रहा है कि कोंकण तट कहाँ तक विस्तृत है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का गोवा से मुंबई तक। प्रश्न संख्या यदि 53 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि मल्लार तट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये जो है गोवा एवं कन्याकुमारी के मध्य स्थित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 54 जिसमें पूछा जा रहा है शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? तो शिवालिक श्रेणी का यदि बात किया जाए तो ये सेनोजोइक में हुआ था। ठीक है। देखिए आगे हम लोगों का जो है अगला अध्याय आ जाता है। ठीक है। इसको भी अभी हम लोग देखेंगे बारी बारी से। प्रश्न संख्या 1 पूछा जा रहा है कि उत्तरी मैदान की नदियाँ किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण है? तो किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण है? तो यह होगा वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण है। ठीक है। निर्माण करती है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 2 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है तो इसे किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है? तो इस समय जो है अर्य प्रतिरूप का निर्माण होता है। ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें, यदि हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 3 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जब सभी दिशाओं से आकर नदियाँ किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है अभिकेंद्री प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 जिसमें पूछा जा रहा है अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं? यदि हम लोग अपवाह द्रोणी का बात करें तो नदी व उसके सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है।
प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि जल विभाजक संबंधित है। तो जल विभाजक जो है किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा कि एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाले क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर नदियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। यदि इसके आधार पर बात करें तो 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह को कितने वर्गों में बांटा गया है। यदि इसका बात किया जाए तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, तो ये पश्चिमी घाट में है। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि नर्मदा और ताप्ती 2 बड़ी नदियाँ अपना जल विसर्जन कहाँ करती है, तो ये जो है अरब सागर में करती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 जिसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन हिमालयी अफवाह के बारे में सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का इन नदियों का प्रभाव बहुत छोटा होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 11 पर बात करें तो इसमें पूछा जाए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 12 पर, इसमें पूछा जा रहा मायोसीन कल्प में एक विशाल नदी हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी, जिसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इस नदी को जाना जाता है इंडो ब्रह्मण नदी के नाम से। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 13 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि मालदा गैप किन 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक है। तो ये जो है राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय पठार के बीच स्थित है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 14 पर बात करें तो इसमें पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो विश्व की यदि सबसे बड़ी नदी का बात किया जाए तो होगा गंगा नदी द्रोणी। ठीक है। आगे यदि बात करें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 15 नंबर जिसमें पूछा सिंधु नदी द्रोणी की कुल लंबाई कितनी है, तो सिंधु नदी द्रोणी का यदि बात किया जाए तो कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है भारत में सिंधु नदी तंत्र का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत में सिंधु नदी तंत्र का यदि क्षेत्रफल का बात किया जाए तो वो हो जाएगा आप लोगों का 3,21,289 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है हम लोगों को कि सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से है, तो सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र का बात करें तो कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू हिमनद से है। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है कि सिंधु नदी को सिंगी खम्बन अथवा शेरमुख के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आप लोगों का तिब्बत में। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 19 में पूछा जाए सिंधु नदी किसके समीप एक दर्शनीय महाखंडर का निर्माण करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गिलगित के सामने। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 में पूछा जाए इनमें से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, तो यहाँ पर जो है कौन सा नहीं है, किसका आंसर हो जाएगा अलकनंदा। प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है हम लोगों को कि भारत में सिंधु जम्मू कश्मीर राज्य के एकमात्र जिला में बहती है, जिसका उस जिला का नाम बताइए, तो उस जिला का नाम है यहाँ पर लेह। ठीक है। प्रश्न संख्या 32 में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सिंधु नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी झेलम कहाँ से निकलती है, तो ये जो है वो वेरीनाग झील से निकलती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 में पूछा जाए झेलम नदी पाकिस्तान में झंग के निकट किस नदी में मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का चेनाब नदी से। प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सिंधु का यदि सबसे बड़ी सहायक नदी का बात करें तो वो है चेनाब। प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब 2 सरिताओं चंद्रा और भागा से मिलने से बनती है। ये दोनों सरिताएं आपस में कहाँ मिलती है, तो ये दोनों सरिताएं हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में मिलती है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 26 पर बात करें तो इसमें पूछा जाए पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले चेनाब नदी भारत में कितनी दूर तक बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1180 किलोमीटर तक बहती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 में पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रों के पश्चिम से किस नदी का उद्गम होता है, तो इसका यदि आंसर पर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि व्यास कुंड जहाँ से सिंधु की सहायक नदी व्यास का उद्गम होता है कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है रोहतांग दर्रों के निकट। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 में पूछा जा रहा है कि हरिके बैराज किस नदी पर बनाया गया है, तो किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 में पूछा जाए सतलुज नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो सतलुज नदी का यदि उद्गम का बात किया जाए तो ये राक्षस तांगड़ी से होता है। ठीक है। यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 31 जिसमें पूछा जाए सतलुज नदी को मानसरोवर के निकट राक्षस ताल में
किस नाम से जाना जाता है? तो उस जगह पर इसको लोंगचेन खवाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 32 में पूछा जाए सतलुज नदी कैसी नदी है? तो सतलुज नदी का यदि बात किया जाए तो इसको पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 में पूछा जाए भाखड़ा नागल परियोजना का पोषण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सतलुज नदी द्वारा। प्रश्न संख्या 34 में पूछा जा रहा है कि अपना द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध नदी का नाम बताइए। तो कौन सा नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का गंगा नदी। प्रश्न संख्या 35 में पूछा जा रहा है कि गंगा नदी का उद्गम किस राज्य में स्थित है? तो उद्गम जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 36 में हम लोगों से पूछा जा रहा है गंगा नदी गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ ये किस नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पर यदि बात किया जाए तो ये भागीरथी नदी से निकलती है। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 37 इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाखड़ा बांध गंगा पर ही बनाया गया है जो सबसे ऊंचा बांध है। ये बिल्कुल सही नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 38 में पूछा जा रहा है सतोपथ हिमनद में किस नदी का स्रोत है? तो इसमें जो है अलकनंदा नदी का स्रोत है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 39 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कर्णप्रयाग में अलकनंदा कौन सी अन्य सहायक नदी से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिंडार से। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 में पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। तो भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा गंगा। प्रश्न संख्या 41 में पूछा जा रहा है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है। प्रश्न संख्या 42 में पूछा जा रहा है भारत में गंगा नदी का कुल क्षेत्रफल कितनी है? तो भारत में यदि गंगा नदी का कुल क्षेत्रफल का यदि बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। यदि हम लोग प्रश्न संख्या 43 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है जो इसके दाहिने तट पर मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सोन नदी। प्रश्न संख्या 44 में पूछा जा रहा है कि गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा रामगंगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 45 में पूछा जाए यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुना नदी का यदि उद्गम पर बात करें तो यह बंदरपूंछ से होती है। ठीक है। यदि हम लोग प्रश्न संख्या 46 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि चंबल नदी का उद्गम किस पठार से होता है? तो यह मालवा पठार से होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 47 इसमें पूछा जा रहा है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर। प्रश्न संख्या 48 में हम लोगों से पूछा जा रहा है उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो इसके लिए प्रसिद्ध नदी जो है वो हो जाएगा चंबल नदी। प्रश्न संख्या 50 जिसमें पूछा जा रहा है कि मापचा चुंगो हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है? तो इसमें जो होता है वो घाघरा नदी का होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 50 इसमें पूछा जा रहा है कि अरुण किस नदी का मुख्य धारा है? तो अरुण जो है वो कोसी नदी का मुख्य धारा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 50 में पूछा जा रहा है सप्तकोशी संबंधित है। तो सप्तकोशी किससे संबंधित है? तो ये अरुण से संबंधित है। ठीक है। यदि आप लोगों को ऐसे ही और भी वीडियोज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है।